हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 13 के एक्सरसाइजेस के अंतर्गत आने वाले पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि हमने पिछले जो वीडियोस थे उसके अंतर्गत एक्सरसाइजेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन सभी डिस्प्ले पर आपके दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम पार्ट 3 के अंतर्गत जो नेक्स्ट हमारा शेष जो भाग रहा था उसको हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो बच्चों, हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था और लगभग हम यहाँ तक अध्ययन करते करते हमने वीडियो को स्टॉप किया था। इस स्टेज तक हमने यहाँ तक पूर्ण कर लिया था। इतना स्टडी हमने पार्ट 2 के अंतर्गत किया था। तो इस बार हम इस वीडियो में आज पार्ट 3 के अंतर्गत लेट्स टॉक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहीं से। ये लेसन के अंतर्गत बच्चों जो एक्सरसाइजेस का जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स टॉक। मेक 2 ग्रुप्स, 2 समूह बनाइए, 2 समूह बनाइए या 2 ग्रुप बनाइए। 1 विल आस्क क्वेश्चंस इन कॉलम ए। ये जो कॉलम ए वाला समूह है इसमें एक प्रश्न पूछेगा, मतलब कॉलम ए वाला समूह ए वाला प्रश्न पूछेगा। एंड अदर विल फाइंड द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम कॉलम बी। और एक क्या किया जाएगा, इसमें बी जो समूह है उस समूह से क्वेश्चंस के आंसर को मतलब फाइंड आउट किया जाएगा, देखा जाएगा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो हमारा कॉलम ए है इसमें से क्वेश्चन करेगा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉलम बी में से प्रश्न के आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज माद्रीज सन, मतलब माद्री का पुत्र कौन था। तो बच्चों, वैसे आपको नियम से ये सारे पढ़ना चाहिए तो आंसर अपने आप मिल जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट उस जिसका जो आंसर है उसको मैंने वहाँ नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया है, तो आप यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, हु वॉज माद्रीज सन, माद्री का पुत्र कौन था। तो इसका आंसर है नकुल वॉज माद्रीज, या नकुल वॉज सन ऑफ माद्री, या नकुल वॉज माद्रीज सन। इसको अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। जो ये कोमा एस जो लग रहा है उसको अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसका मतलब का की के रूप में होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर नकुल वाला, ये जो आंसर है आप इसके सामने ही आंसर में लिख लेंगे। चलिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। What was the name of the eldest पांडव। जो पांडवों में सबसे बड़े थे, यानी सबसे बड़े भाई का नाम क्या था। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर लिखा है दूसरे नंबर पे। ये दूसरे का आंसर ये है, सबसे लास्ट में दिखा रहा है। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव। जो युधिष्ठिर थे वे सबसे बड़े पांडवों में भाई थे, मतलब सबसे बड़े भाई का नाम क्या था पांडवों में, युधिष्ठिर। अगला हमारा प्रश्न है, अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर तीसरा। हु वॉज यक्ष, यक्ष कौन था। तो इसका आंसर बच्चों है ये यक्ष वॉज द स्पिरिट ऑफ वुड्स। यक्ष जो था वो एक तरीके से जंगल का प्रेत था, यानी एक तरीके से जंगल की आत्मा। वुड्स कहते हैं यहाँ पर जंगल। यहाँ पर बच्चों एक और अजीब सी बात है कि वुड मीन्स लकड़ी होती है और इसमें एस लग गया, तो ये इसका प्लूरल जब बन गया तो उसका मतलब है जंगल हो जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स रहते हैं जिनमें प्लूरल बनाते समय उसका अर्थ अलग हो जाता है।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का। विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन? स्वर्ग को जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता या सबसे उत्तम रास्ता या सड़क कौन सा है? तो इसका 4th नंबर पे आंसर चेक करें, ये रहा ऊपर, सबसे ऊपर। वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन। स्वर्ग के लिए जाने का सबसे जो रास्ता अच्छा है, यानी वर्च्यू, सद्गुण है। वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज? जो सद्गुण हैं उनमें सबसे अच्छा सद्गुण कौन सा है? तो 5 नंबर का आंसर ये लिख रहा है, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन। किसी से घृणा या नफरत नहीं रखना ही सबसे अच्छा सद्गुण है। द्वेष या दुश्मनी किसी से न रखें, यही सबसे अच्छा सद्गुण है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन? वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन मतलब मनुष्य का सबसे खराब शत्रु कौन सा है? तो 6 नंबर का आंसर बच्चों यहाँ पे लिख रहा है, एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। मनुष्य का सबसे खराब दुश्मन उसका क्रोध है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी? प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा उपाय क्या है या तरीका क्या है? तो इसका 7 नंबर का आंसर है, टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड। हमेशा सत्य बोलो और विनम्र बने रहो। बी काइंड मतलब नम्र या विनम्र बने रहना ही प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा तरीका या उसका रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन? सबसे महानतम इंसान कौन है? महानतम पुरुष कौन है? महानतम आदमी कौन है? तो इसका आंसर है, वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो। जो सुख और दुख दोनों से प्रभावित नहीं होता है, यानी जो सुख और दुख दोनों से परे है, सुख और दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही इंसान सबसे ज्यादा महान है यानी महानतम है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक ही समय गरीब भी है और अमीर भी है? तो इसका 9th नंबर का आंसर हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये, द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग। ऐसा इंसान जिसके पास है तो बहुत कुछ, पैसे काफ़ी हैं, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वह किसी को देना नहीं चाहता है। अगर वह किसी को बांटता नहीं है, दान नहीं करता है या परोपकार नहीं करता है, कुछ देता नहीं है किसी को, तो वही व्यक्ति एक ही समय में वो धनवान भी है और गरीब भी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच? एक गरीब व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है? तो इसका आंसर 10 नंबर का आंसर है, देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है ये 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा ये लिखा हुआ है सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का, अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंटेड। कंटेंटेड कहते हैं संतुष्ट, ऐसा व्यक्ति जो संतुष्ट है, मतलब जिसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, संतोषी है मन से, जिसको संतोष है, वही व्यक्ति गरीब, मतलब जो गरीब व्यक्ति है वह, और जिसके मन में संतोष है वह महान यानी धनवान बन सकता है। एक गरीब व्यक्ति जो कि संतोषी भी है तो उसको रिच या धनवान बनने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो गरीब है और अगर वो उसके पास संतोष है तो वह धनवान कहलाता है या धनवान हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। हियर इज युधिष्ठिर्स डायरी। यहाँ पर ये युधिष्ठिर की डायरी है। गो थ्रू दिस रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के अंदर
आप कुछ जानिए, यानी इस रिकॉर्ड के द्वारा आपको पड़ताल करनी है, इसमें से होके गुजरना है या इसके द्वारा आपको जानकारी हासिल करनी है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और ये जो डायरी है, इस डायरी के अंतर्गत जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आप समझें, पढ़ें, जानें, और उसके बाद जो नीचे प्रश्न हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये डायरी को पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें। चलिए, मंडे सोमवार का दिन है, 4 PM शाम के 4 बजे का समय। वी वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में घूम रहे थे। युधिष्ठिर ने ये जो डायरी बनाई है, यानी कह सकते हैं कि जो उनके उस समय जो घटनाएं घटी थी, तो एक युधिष्ठिर की यहाँ पर डायरी है, उस डायरी में कुछ नोट्स दिए गए। इन नोट्स को आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। दूसरा देखते हैं, 4:05 मतलब 4:05 पर शाम के समय क्या है, वी फेल्ट थ्रस्टी, हमको प्यास लगी। 4 बजे जंगल में घूम रहे थे, 4:05 पर प्यास लगी। 4:30 बजे आई ऑर्डर्ड नकुल टू ब्रिंग वाटर, मैंने नकुल को 4:30 PM मतलब 4:30 बजे मैंने नकुल को पानी लाने के लिए ऑर्डर किया। 4:35 PM मतलब 4:35 पर क्या, नकुल वेंट टू ब्रिंग वाटर, नकुल पानी लेने के लिए गया। 4:50 पर क्या हुआ, ही डिडंट रिटर्न, हुआ वापस नहीं आया। 5 बजे 5 PM क्या हुआ, आई ऑर्डर्ड सहदेव टू फाइंड आउट नकुल, मैंने सहदेव को नकुल को ढूंढने के लिए भेजा। फाइंड आउट मतलब ढूंढना या देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए। 5:15 5:15 पर क्या है, आई वेटेड फॉर सहदेव, मैंने सहदेव के लिए प्रतीक्षा की। 5:25 पर क्या, आई ऑर्डर्ड अर्जुन टू फाइंड आउट नकुल एंड सहदेव, मैंने अर्जुन को ऑर्डर किया, आदेश दिया नकुल सहदेव को ढूंढने के लिए। 5:45 पर क्या है, आई ऑर्डर्ड भीम टू फाइंड देम ऑल, मैंने भीम को सभी को ढूंढने के लिए भेजा। 6 PM पर क्या हुआ, आई माई सेल्फ वेंट टू द पूल, वेंट टू पूल। 6 बजे क्या हुआ कि मैं स्वयं तालाब पर गया। तो ये हमारे समय के हिसाब से पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स के आधार पर यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो समय को पढ़ने का एक तरीका रहता है, जैसे अभी यहाँ पर 5:15 5:25, तो ये कॉमन लैंग्वेज है, इसको टाइम को पढ़ने का भी एक व्यवस्थित तरीका है। जब ग्रामर का कंटेंट आएगा तो उसमें डिटेल्स बात करेंगे डिटेल में। अभी हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन घूम रहा था। तो आपको अच्छे से मालूम है बच्चों कि पांडवास वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर ये वी जो शब्द आया, इसका मतलब ये है कि वो सारे पांडव घूम रहे थे। तो यहाँ पर या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, और या पांडवास लिख सकते हैं। वॉन्डरिंग का मतलब यहाँ पर होता है भटकने से, बेवजह घूमना, बिना किसी उद्देश्य के जब घूमा जाता है तो उसको भटकना ही कहते हैं। तो वॉन्डरिंग का मतलब यहाँ पर भटकना हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वर पांडवास वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जो पांडव थे वो कब भटक रहे थे। पांडवास वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट एट 4 PM, देखो यहाँ पर लिखा भी होगा कि वो 4 बजे, तो यहाँ पर समय पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 PM। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एट वॉट टाइम डिड दे फील थर्स्टी, उनको कितने बजे प्यास लगी। तो यहाँ पर देखो 4:05 पर उनको प्यास लगी। तो दे फेल्ट थर्स्टी, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म होगी फील की। दे फेल्ट थर्स्टी एट 4:05 PM, उनको 4:05 पर प्यास लगी। आप इसको मैंने क्लियर कर दिया है, आप अच्छे से इसको राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड युधिष्ठिर ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लाने के लिए कब आदेश दिया था। तो देखो यहाँ पर है 4:30 मतलब 4:30 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, युधिष्ठिर ऑर्डर्ड नकुल
टू ब्रिंग वाटर एट 4:30 PM, मतलब 4:30 पर। अगला है When did युधिष्ठिर himself go to the pool? आपको मालूम है बच्चों कि यहाँ पर लास्ट में युधिष्ठिर 6 बजे गए थे, तो इसका आंसर आ जाएगा युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल एट 6 PM। जो युधिष्ठिर थे वे स्वयं 6 बजे तालाब पर गए। तो बच्चों इस प्रकार ये जो युधिष्ठिर की जो डायरी थी, उस डायरी में से हमने इन क्वेश्चंस को पूरा कर लिया। और अब हम आगे चलते हैं। लेट्स राइट, आओ लिखें। रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड द मैसेज गिवन बिलो। नीचे एक फ़ोन पर बातचीत दी गई है, इस बातचीत का जो मैसेज है वो दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। मोहित कहता है कैन आई टॉक टू राकेश, क्या मैं राकेश से बात कर सकता हूँ। मिस्टर आहूजा, सॉरी ही हैज़ गॉन टू मार्केट। मिस्टर आहूजा ने फ़ोन उठाया, वो कहते हैं कि सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, वह बाज़ार गया है। मोहित कहता है आई एम हिज, ये मोहित जो फ़ोन कर रहा है वो लड़का है, और मिस्टर आहूजा जिन्होंने फ़ोन उठाया है। तो आई एम हिज क्लासमेट अर्जुन, मैं उसका क्लासमेट अर्जुन हूँ। बच्चों यहाँ पर हो सकता है थोड़ी त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मोहित जब बोल रहा है तो यहाँ अर्जुन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी मोहित आना चाहिए। आई एम हिज क्लासमेट मोहित, मैं उसका सहपाठी मोहित बोल रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी, तो यहाँ पर मोहित आना चाहिए, अर्जुन की जगह शायद त्रुटि हो सकती है। प्लीज़ टेल हिम टू कॉल मी बैक व्हेन ही रिटर्न्स, जब वह वापस आ जाए तो उसको मेरे फ़ोन के बारे में बताना, या मुझे वापस फ़ोन करने के लिए बोलना। मिस्टर आहूजा, ओके बट डज ही हैव योर फ़ोन नंबर। ओके बता दूंगा, लेकिन क्या उसके पास आपके नंबर हैं, मोबाइल नंबर। मोहित कहता है आई थिंक सो, मुझे लगता है हैं। स्टिल नोट माई फ़ोन नंबर, फिर भी आप लगता है कि नहीं होंगे तो आप लिख लीजिए ये मेरे माई नंबर्स, इट इज़ 636952। तो मिस्टर आहूजा कहते हैं ओके आई विल टेल हिम, मैं उसको बता दूंगा। मोहित कहता है थैंक यू अंकल। मोहित इस प्रकार बातचीत करके फ़ोन रख देता है। अब इसके बाद क्या है बच्चों कि जो उसके डैडी हैं, तो उन्होंने मैसेज लिखा हुआ है, डेट 21 अक्टूबर 2006 5 PM, शाम के 5 बजे की बात है। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, DIEM, पोस्ट मेरिडियम। तो शाम के जो समय की बात है उसको PM कहते हैं, और सुबह होता है तो उसको AM कहा जाता है, एंटी मेरिडियम, और ये पोस्ट मेरिडियम। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो यहाँ पर जो राकेश आया, इसका मतलब है कि जो मोहित था उसने जब उसके डैडी से बात की थी तो उस समय राकेश के लिए अभिवादन कहा था। तो लिखते समय ऐसा लिखते हैं कि मोहित की तरफ से राकेश को अभिवादन। कंटेंट क्या है? कंटेंट है इसमें योर क्लासमेट अर्जुन। अब बच्चों यहाँ पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि त्रुटि है, यहाँ मोहित आएगा। योर क्लासमेट, आपका जो सहपाठी है मोहित, उसने रैंग अप मतलब कॉल किया था। ही वॉन्टेड टू टॉक यू, वह आपसे बात करना चाहता था। उस समय पिछली बातचीत के आधार पर लिखा गया है। प्लीज़ कॉल हिम बैक, कृपया उसे वापस कॉल कर लीजिए। हिज फ़ोन नंबर इज़ ये 636952, उसके फ़ोन नंबर ये है। सिग्नेटरी का मतलब है जो हस्ताक्षर करता, यानी लिखने वाला। तो यहाँ पर लिखने वाले कौन है? डैडी। मतलब जो राकेश है उसके डैडी ने मोहित से जो बातचीत की थी उस आधार पर एक मैसेज लिख करके और राकेश को ये अवगत कराया है कि मोहित को तुम फ़ोन कर लो, क्योंकि उसने आपसे बात करने के लिए मुझे कॉल किया था। तो ये एक सैंपल के तौर पर ये जो बातचीत हो रही है उसमें सैंपल के तौर पर ये एक मैसेज कंप्लीट किया गया है और उसमें इसके आंसर्स भी दिए गए हैं।
तो इस आधार पर अब नेक्स्ट एक और हमारा इसमें पैराग्राफ आएगा जिसमें हमें फिर से पढ़ करके उसके क्वेश्चन आंसर्स या उसके जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स हमें खुद से छांटना है। तो चलिए पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली। सावधानी पूर्वक फोन पर की गई बातचीत को ध्यान से पढ़िए। रीना कहती मे आई टॉक टू निधि, क्या मैं निधि से बात कर सकती हूँ? आभा सॉरी शी हैज़ गॉन आउट फॉर शॉपिंग। अभी पता नहीं है आभा कौन है, आगे पता चल जाएगा। तो आभा कहती हैं माफ़ी चाहती हूँ, वह अभी बाज़ार गई है। क्यों गई है? क्योंकि उसको शॉपिंग करनी थी, मतलब वह शॉपिंग के लिए बाज़ार गई है, ख़रीदारी के लिए। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, मैं जान सकती हूँ कि कौन मुझसे बात कर रहा है, यानी कौन फ़ोन कर रहा है? तो रीना कहती है आई एम हर फ्रेंड रीना। बच्चों देखो यहाँ पर करेक्ट आया है, पिछले वाले में अर्जुन आया था जबकि मोहित होना चाहिए, और यहाँ पर ये चीज़ करेक्ट है। रीना खुद कह रही है कि आई एम हर फ्रेंड रीना, मैं उसकी दोस्त रीना बोल रही हूँ। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 26 नवंबर, मैं 26 नवंबर को अपना जन्म दिवस मना रही हूँ। एट 7 PM एट निरुलास एट डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी के नरूला कोई एक स्थान है, उस वहाँ पर 7 बजे 26 नवंबर को मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, जन्मदिन मना रही हूँ। आई विल ड्रॉप हर बैक होम, मैं उसको सॉरी एक लाइन छूट गई है। प्लीज़ टेल हर टू रीच देयर, कृपया उसको वहाँ पहुँचने के लिए आप कहें। आई विल ड्रॉप हर बैक होम, मैं उसको घर वापस छोड़ दूंगी। आभा कहती हैं ओके। आई विल टेल हर, मैं उसको बता दूंगी। इज़ देयर एनी अदर मैसेज, और कोई संदेश है क्या, और कोई मैसेज है क्या जो उसको बताना है? तो रीना कहती है प्लीज़ टेल हर टू कन्फर्म बाय टुमारो, तो उसको कृपया कल तक कन्फर्म करने का ज़रूर कहिए। कन्फर्म करने से मतलब है कि वह आएगी या नहीं। आभा कहती है ओके योर मैसेज विल बी कॉन्वेड, आपका कॉन्वेड मतलब पहुंचा दिया जाएगा, आपका मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आभा इज़ गोइंग फॉर हर इवनिंग क्लासेस, आभा अपने शाम के जो क्लासेस रहते हैं उसके लिए जा रही है। सो इसलिए शी प्लान्स टू लीव अ मैसेज फॉर निधि, इसलिए उसने निधि को ये मैसेज देने के लिए, यानी ये सूचना देने के लिए एक मैसेज लिखा है। एक मैसेज, लीव अ मैसेज मतलब एक मैसेज छोड़ा है, एक संदेश छोड़ा है। कैसे? हेल्प हर राइट द मैसेज फॉर निधि। अब ये जो आभा जो संदेश लिख रही है उसको आप मदद करिए निधि के लिए संदेश लिखने में। मतलब आभा किस तरीके का मैसेज लिखे कि जो रीना ने उसको कहा था कि आप बता देना ये जो बातें मैंने बताई थी इसमें, तो उसको निधि के लिए मैसेज लिखना है। तो वो कैसे लिखना है? तो यहाँ पर एक यहाँ इसका सैंपल दिया हुआ है, जैसे पिछले हमने मोहित और मिस्टर आहूजा का जो मैसेज देखा था उसी प्रकार से ये है। तो यहाँ पर डेट और टाइम लिखेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार हमने ये मैसेज देखा था, डेट टाइम मैसेज सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ये सारा कंटेंट सेम आएगा, बस इधर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेट बदल जाएगी, नाम बदल जाएंगे, कंटेंट ये बदल जाएगा, और सिग्नेटरी में जो लिखने वाला है वो बदल जाएगा। अब इधर आते हैं, देखते हैं क्या है इसमें डेट और टाइम 26 नवंबर 7 PM। देखो ये आपको अच्छे से मालूम है कि ये 26 नवंबर 6 PM था। ये एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, 26 नवंबर 7 PM। दूसरा कंटेंट क्या है? योर फ्रेंड रीना रैंग अप, तुम्हारी फ्रेंड रीना ने फ़ोन किया। शी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन 26 नवंबर, वह 26 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। कहाँ? एट 7 PM 7 बजे शाम को।
निरुलाज एट डिफेंस कॉलोनी, यही लिखा था बच्चों यहाँ पर। मतलब इसी में से हमको छांट करके इसके आंसर लिखने हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कंटिन्यूअस, कुछ भी कंटेंट आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूअस रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। प्लीज़ रीच देयर, कृपया वहाँ पहुँचें। शी विल ड्रॉप यू बैक होम, और वो आपको वापस घर पर भी छोड़ देगी। कौन कह रही थी ये बात? रीना। किसको कह रही थी? आभा को। किसके लिए? निधि के लिए। और यहाँ सिग्नेटरी कौन है? लिखने वाली कौन है? हस्ताक्षरकर्ता या लिखने वाली? आभा। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो कॉल कर रही थी वो यहाँ पर रीना है, और जिन्होंने फ़ोन उठाया वो आभा हैं, और जिनसे बात करनी थी वो निधि हैं। तो इस प्रकार आपने ये मैसेज देखा, और ये लिखने का तरीका सेम हमारा जो पहले वाला मैसेज था उसके आधार पे। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है, लेट्स डू इट, आओ इसको करें। रीड मोर स्टोरीज अबाउट ग्रेट मैन, महापुरुषों के बारे में और अधिक कहानियाँ पढ़ें। माइथोलॉजिकल हीरोज़, जो हमारे पौराणिक कथाओं के जो नायक हैं यानी योद्धा हैं। मिथोलॉजिकल हीरोज़ का मतलब है पौराणिक कथाओं से संबंधित जो नायक हैं, हीरो हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनकी कहानियों को जानना है। टेल देम इन योर क्लास, और उनको उन कहानियों को अपने क्लास में कहिए। मिथोलॉजिकल एक पौराणिक शब्द है, इसको मतलब इसका हिंदी है पौराणिक, पुराण से संबंधित, जैसे कि रामायण, महाभारत और इस तरीके की पुरानी जो स्टोरीज हैं बहुत सारी, उनको कहते हैं मिथोलॉजिकल, और उसमें जो नायक रहते हैं उनको कहते हैं हीरोज़। तो इस प्रकार ये कहानियाँ आपको याद हों तो अपनी क्लास में सुनाइए। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, और अपने शिक्षक महोदय को मदद करने के लिए कहें, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। अब ये बच्चों आपको स्वयं ही करना है, ये कहानी आपको याद करके लेना है और याद करके ले जाना है स्कूल में, क्लास में आपको ही सुनाना है। यहाँ पर डू योर सेल्फ, यहाँ योर सेल्फ को योर सेल्फ्स भी लिखा जा सकता है, खुद से आपको करना है। तो चलिए इस प्रकार आज हमारा ये लेसन 13 वर्च्यू पेज जो था उसके एक्सरसाइजेस के लास्ट पार्ट के अंतर्गत हमने लेसन को कंप्लीट कर लिया है, और ये जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत पूरी कर ली हैं। आप अच्छे से मेहनत करके बच्चों इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी से मोटिवेशन हमको मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।